आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और इस्तकबाल है आप सबका प्रोग्राम में ख़ास मुलाकात। और आज की ये मुलाकात इस वजह से भी ख़ास है कि आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है वो बिल्कुल भी मोहताज तारुफ़ नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बदले हैं और जो फ़ैसला 5 अगस्त को लिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये शख्सियत टेलीविज़न पर कम ही नज़र आई, क्योंकि बेशतर वक्त इनका हाउस डिटेंशन के अंदर गुजरा है। लेकिन मेरे ख्याल से आज पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और आज की शख्सियत और मेहमान से मेरी मुराद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से हैं। उमर साहब, आपका ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। इब्तिदाहन सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 5 अगस्त के दिन जो एक बड़ा फ़ैसला जम्मू कश्मीर के विज़ा लिया गया और उसके बाद जो हालात है वो अब हक़ाइक़ में बदल गए हैं, तो उमर साहब की नज़र में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है या कोई ऐसी यकीन या कोई उम्मीद बची है जिससे आपको लग रहा है कि कोई अंडू का ऑप्शन है उस 5 अगस्त के फ़ैसले का? देखिए, अंडू का ऑप्शन हमें नज़र आया अदालत के रास्ते। हम लोगों को ये धोखा नहीं देना चाहते हैं कि हुकूमत के ज़रिए, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए इसका अंडू किया जा सकता है, क्योंकि मरकज़ के तरफ से मुझे पिछले साल 5 अगस्त और इस साल 4 अगस्त के दरमियान कोई ऐसा इशारा देखने को नहीं मिला जी, जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ जी, वो अंडू करने पे बात करने के लिए राज़ी हैं। और इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि सबसे बेहतर रास्ता अगर है इंसाफ हासिल करने के लिए और पिछले साल 5 अगस्त के फ़ैसले को अंडू करने के लिए, उसको वापस करवाने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि हमारा स्टैंड यही है कि 5 अगस्त को जो हुआ सरासर गैर कानूनी है। यहाँ के लोगों के साथ धोखा, तो चलिए धोखा एक अलग चीज़ है, लेकिन शायद अगर हम सिर्फ ये जाके अदालत में कहते हैं कि लोगों के साथ धोखा हुआ है तो उस पे हमें कामयाबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को, और जो बाकी पटिशनर्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तंजीमों के तरफ से, हमारी सबकी यही बात रही है कि जो हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है। गवर्नर साहब को सबसे पहले तो असेंबली के इख्तियारात नहीं हैं, और उसके बाद असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर्स नहीं हैं। यहाँ पे तो गवर्नर साहब ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर दिए हैं और कहा है कि क्योंकि असेंबली नहीं है, मैं अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानता हूँ और इन पावर्स के ज़रिए मैं जो है 370 को पूरी तरह से खोखला करता हूँ, जो कि हम पूरी तरह से गैर कानूनी मानते हैं। उमर साहब, जैसा कि आप इसे गैर कानूनी, गैर इखलाकी, इवन कि आप इसे गैर आईनी भी तस्वर करते हैं, और अगर आपके स्टैंड में इतनी मजबूती है, 1 साल बीत गया है, क्या वजह है कि आज तक ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर स्टे भी नहीं दिया है? ऑनरेबल कोर्ट ने पहले ही कहा था कि हम स्टे नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा कि इस पे हालांकि स्टे हम देंगे नहीं, लेकिन हमारे पास पूरे इख्तियारात हैं कि हम घड़ी को वापस पीछे ले सकते हैं। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फ़ैसला वापस नहीं लिया जाएगा या कि हमारी पिटिशन में कोई दम नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाने दीजिए, और अगर उनको हमारी बात सही वो सही मानते हैं हमारी बात, तो वो घड़ी को वापस लेने में कोई हिचकिचाहट जो है महसूस नहीं करेंगे। चूँकि एक इंटरव्यू आपका रिसेंटली आया जिसमें आपने प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को लेकर बात कही है कि आप ज़्यादा उसमें यकीन नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर पर जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, और आपका मानना है कि आज के वक्त में इस पर प्रोटेस्ट करना शायद मुनासिब भी नहीं होगा, जायज़ भी नहीं होगा। तो क्या आप का ये भी तस्वुर था, ये भी आप कहना चाहते थे कि अगर ठीक उसी वक्त यानी साल 2019 में 5 अगस्त को ही लोग सड़कों पर निकल कर एहतजाज करते तो शायद बात बन जाती? कुछ नहीं बदलता। काश अगर मुझे ये लगता कि हाँ जी, पिछले साल 5 अगस्त में अगर एहतजाज हुआ होता तो शायद ये फ़ैसला मरकज़ जो है ये अपना फ़ैसला बदल देती। मुझे नहीं लगता है ना। मुझे लगता है मरकज़ ने अपने तरफ से पूरी तैयारी की थी कि यहाँ पे जो भी लोगों का रिएक्शन होगा उसको दबा दिया जाएगा, लेकिन फ़ैसला वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। नहीं तो वो फ़ैसला लेते क्यों? वो जानते थे कि यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए तो इतनी भारी तादाद में उन्होंने फोर्सेस भेजे। रातों रात उन्होंने हज़ारों की तादाद में पैरामिलिट्री की कंपनियाँ भेजीं
उन्होंने रातों रात यहाँ पे, अगर उनको ये डर नहीं होता कि लोग बाहर आके एहतजाज करने वाले हैं, यहाँ से यात्री क्यों निकाले गए? ये पहली मर्तबा है कि अमरनाथ यात्रा को वक्त से पहले रोक दिया गया। यहाँ से रातों रात टूरिस्टों को होटलों से निकाल के भगाया गया, सरकारी बसों में बिठा के उनको लखनपुर क्रॉस कराया गया। तो इसका यही मतलब निकाला जा सकता है कि मरकज़ और यहाँ के हमारे जो हुक्मरान हैं वो पूरी तरह से तैयार थे कि यहाँ पे हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, और उसके बावजूद उन्होंने ये फ़ैसला लिया। तो कोई अगर ये कहे कि उस वक्त एहतजाज होता तो शायद मरकज़ ये फ़ैसला नहीं लेती या अपना फ़ैसला बदल देती, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मरकज़ उसके लिए तैयार था। 370 या जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन, यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का मानना है कि इसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस, उनके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये डिसीजन लिया गया और उसके बाद आप कहते हैं कि अगर इसको अंडू करने का कोई ऑप्शन है तो वो सिर्फ कोर्ट है। जो डेमोक्रेटिक पेज हैं कहीं ना कहीं उन पर क्या वो भरोसा उठ गया, या कि फिर कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते? प्रोसेस नहीं तो इसमें हिस्सा लिया। ये अकेले किसी एक वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं था या अकेले किसी एक मिनिस्टर का फ़ैसला नहीं था, इसके पीछे पूरी पार्लियामेंट ने अपना ज़ोर लगाया। बेशक कुछ पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन मेजॉरिटी से इसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया। तो हम क्या उसी पार्लियामेंट से उम्मीद करें कि वो अंडू करेंगे? जिस पार्लियामेंट ने 1 साल पहले इसको पास किया, क्या बदला जनाब कि वो पार्लियामेंट 1 साल के बाद इसको अंडू करेगी? इनका कोई इरादा नहीं है अंडू करने का। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, अब ये लड़ाई हमने दिल्ली के खिलाफ नहीं लड़नी है। दिल्ली को तो पता है कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं, वो जानते हैं कि हम इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे, उसके बावजूद ये फैसला हमारे ऊपर ठोसा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको अगर अंडू करने का कोई तरीका है, कोई ज़रिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है। बेशक इसमें वक्त लगेगा हमें, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, आधे रास्ते नहीं छोड़ेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तब तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को आप जम्मू कश्मीर में कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि आप जैसे रीजनल पार्टीज़ हैं, लोगों के सामने जाना है तो लोगों का एतमाद हासिल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। लगातार पिछले साल 5 अगस्त के बाद मैंने बहुत इस पे सोचा है कि 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला जो है उसका असर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे क्या होगा, कितनी सियासी स्पेस रहेगी मेन स्ट्रीम तंजीमों के लिए। और अभी तो मेरे पास इसका जवाब है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब ये कोरोना का डर उठेगा और हम मेरे जो बाकी साथी इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं वो बाहर आना शुरू करेंगे और हम अपने साथियों से जो है मुलाकात कर पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई कितना मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्पेस का जो है इरोजन हुआ है। उमर साहब, जब से आप रिहा हो गए हैं और उसके बाद कोई कम्युनिकेशन भी हमने नहीं देखा कि आप नेशनल लेवल पर जो नेशनल हुकअप की पार्टीज़ हैं या उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उनको एंगेज करने के लिए, ताकि वो जम्मू कश्मीर की का दर्द या एस्पिरेशंस जम्मू कश्मीर की समझे, उस हवाले से आपकी कोई पहल भी नज़र नहीं आई? जो हमारा दर्द समझते हैं उनको मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2019 5 अगस्त के बाद भी वो हमारे दुख दर्द में, हमारे गम में शामिल हुए। चाहे वो तमिलनाडु के हमारे डीएमके पार्टी हो, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस में कुछ सीनियर लीडर जिनमें मैं सबसे ज़्यादा चिदम्बरम साहब को गिनता हूँ, और भी कुछ लीडरों ने वक्तन फ़वक्तन हमारे हक़ में बात की। उनको वो मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि कब मैं निकलूँगा, कब मैं उनसे बात करूँगा, फिर वो हमारे दुख दर्द में शामिल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना मतलब हमारा कोई दोस्त नहीं रहा। हैं कुछ दोस्त, लेकिन इतने भी नहीं हैं जितना हम उम्मीद कर रहे थे। बाकी रही सिविल सोसाइटी की बात, सिविल सोसाइटी से तो हमारी बात रहती ही है। सिविल सोसाइटी से हमारा तालमेल जो है वो बरकरार है, और वक्तन फ़वक्तन उनकी बातें भी आ जाती हैं, चाहे यहाँ के ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या पिछले दिनों एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने 5 अगस्त 2019 के हवाले से अपना रिपोर्ट जो है जारी किया, तो वो भी अपने काम में बिल्कुल लगे हुए हैं। रिसेंटली आपका एक ट्वीट भी आया जिसमें आपने कहा कि आप यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने इस पर तनकीद भी काफ़ी किया कि उमर साहब ने ठीक तरह से इसकी वजाहत नहीं की कि क्या वो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर साहब आज ही ऐलान करते हैं कि जम्मू कश्मीर को माइनस स्पेशल स्टेटस करके सिर्फ स्टेटहुड दिया जाता है, तो उमर साहब ने ये वजाहत नहीं की कि क्या वो स्टेटहुड में फिर इलेक्शन लड़ेंगे या उनकी जमात इलेक्शन लड़ेगी? तो अब जमात के लिए मैं बात कर नहीं सकता हूँ।
मैंने अपने लिए बात की और मैंने ये कहा कि जो मैं जम्मू कश्मीर रियासत का चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं यहाँ के यूटी के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको और कोई काम नहीं है। 2019 5 अगस्त के बाद तो वो खामोश हुए, उनके कलम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब ही हो गए। आज अचानक उनको दोबारा अपनी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। उन लोगों ने तोड़ मरोड़ के ये पेश किया, लोगों को ये तासुर दिया कि कहीं पे मैंने ये कहा कि बस मुझे सिर्फ स्टेटहुड चाहिए, बाकी 370 और खसूसी पोजीशन पे मैं अब मानने के लिए तैयार हूं कि ये वापस नहीं आएगा। और ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है। मैं बार बार मैंने हर इंटरव्यू में ये बात दोहराई है कि हम ये लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको हम पूरी तरह से रिवर्स करना चाहते हैं। इसमें डोमिसाइल की बात भी आ जाएगी, इसमें डिलिमिटेशन की बात भी आ जाएगी, इसमें तमाम वो मरकज़ी कानून जो यहाँ पे हमारे ऊपर लगाए गए हैं उनकी बात आ जाएगी, और सीधी सी बात है इसमें स्टेटहुड और यूनियन टेरिटरी की भी बात आ जाएगी। तो मतलब इसमें एक कंडीशन ये है कि आप तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ना मुकम्मल स्टेटहुड विद जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर वो बहाल हो जाए। देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। वो यूटी में तो आपने बताया, लेकिन अगर स्टेटहुड मिलता है तो उसमें क्या आप राजी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? ये अगर मगर फिलहाल कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, सीधी सादी जनता है, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। अगर कि खुदा ना खास्ता कोर्ट ने हमारी स्पेशल स्टेटस को दोबारा बहाल नहीं किया तो मेरा इलेक्शन लड़ना क्या, मुझे नहीं लगता है यहाँ मेन स्ट्रीम के लिए जगह रहेगी। यहाँ तो वही लोग होंगे जो दिल्ली की वाह करने के लिए तैयार होंगे, जिनमें मैं अपने आप को शामिल नहीं करता हूँ। लेकिन ये वही अगर मगर वाली बात हो गई ना। आप ये मतलब मान के चल रहे हो कि अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें अगर इंसाफ मिलने का ज़रा सा भी मतलब ये हम उम्मीद रखते हैं तो हम अदालत से उम्मीद रखते हैं। उमर साहब, गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था 4 अगस्त की शाम, जिसमें आप भी खुद शामिल थे, और उसके बाद जो वहाँ से अलामिया डॉक्टर फारूक साहब ने फिर जारी किया, तो उसकी रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस क्या आज आप समझते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या आप ये भी समझते हैं कि सभी पार्टीज़ को एक साथ इसके लिए चलना होगा और एक यूनानिमस एजेंडा बनाना होगा? अब गुपकार डिक्लेरेशन की रेलेवेंस कम नहीं हुई, बल्कि मैं कहता हूँ कुछ हद तक बढ़ गया है, क्योंकि जो मरकज़ ने किया उस डिक्लेरेशन के बाद उसके ख़िलाफ़ हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम पार्टियों ने सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन के तहत अपना काम किया। अगर ये हुआ होता तो शायद तमाम पार्टियां जिन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत किए वो एक साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कुछ पार्टियां जिन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत किया वो सुप्रीम कोर्ट गए भी नहीं, और बाकी पार्टियां जो हैं वो अलग अलग गए हैं। आपका इशारा पीडीपी से? मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है ना। आप लोग जानते हैं कौन सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए गए हैं और कौन नहीं गए हैं, और मैं किसी की नुक्ताचीनी भी नहीं कर रहा हूँ। अपने अपने वजूहात हो सकते हैं, शायद उनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो किसी और ज़रिए से 370 को वापस लाने की बात कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हम इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा, अगर इंसाफ मिलने का कोई रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है, और अभी भी हमारा भरोसा उस सुप्रीम कोर्ट पे है। लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम पार्टियां मिलें और एक आवाज़ में उस चीज़ के लिए बात करें। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर ये ब्रीच रहा, इस तरह की अलग अलग आइडियोलॉजी लेकर कोई कोर्ट जाता है, कोई कोर्ट नहीं जाता है, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता है, तो फिर ये इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होती है या कम नहीं होती? ना, मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हमें बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है बैठ के हम बात करेंगे तो ये तय होगा कि हम सब मिलके एक ही पिटिशन को सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये फैसला होगा कि चलिए ना, अब हम फ़िलहाल अदालत अलग जाएंगे, लेकिन एक आवाज़ में अदालत के बाहर बात करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो लीडर अभी बंद हैं उनको बाहर आना होगा, उनको छुड़वाना होगा, और फिर मिल के बैठ के हम बात कर सकते हैं। पीडीपी के कुछ लीडरान, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी भी एक बड़ी जमात जम्मू कश्मीर के अंदर है, कोई कम्युनिकेशन उनके साथ हुई है? क्योंकि कुछ लीडरान उनके भी रिहा हो चुके हैं, क्या उनके साथ कोई मुलाकात या कोई कम्युनिकेशन किसी तरह की? फिलहाल नहीं, क्योंकि उनके सदर अभी बंद हैं। पीडीपी के सदर मोहतरम अगर जल्दी निकल आएँ तो फिर ज़रूर
हम बैठ के सब पार्टियां मिल के हालात का जायज़ा लेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक इस तरह का कोई मतलब कदम उठाया नहीं गया है। बाकी पार्टियों से बातचीत हो चुकी है। फारूक साहब ने वक्तन फ़वक्तन जो बाकी लीडर उस गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल थे उनके साथ टेलीफोन के ज़रिए या इसी तरह आमने सामने जो है बातचीत हुई है, और लगातार हमारी उनके साथ तालमेल जो है वो जारी है। उमर साहब, हिंदुस्तान के तई अगर जम्मू कश्मीर की इलाहदगी पसंदों का जो नज़रिया है या उनकी आइडियोलॉजी है उसका जिक्र करेंगे तो बिल्कुल कदरे डिफरेंट है, लेकिन जब से 5 अगस्त का फ़ैसला हुआ है और उसके बाद आप भी बहुत नाखुश उन फैसलों से जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर के वीज़ाविज़ उठाए हैं, काफ़ी नाखुश आप भी लगे, तो आज आप कितना डिफरेंस आप समझ रहे हैं सेपरेटिस्ट की पॉलिसी और आपकी पॉलिसी के दरमियान? ना, सेपरेटिस्ट की पॉलिसी तो हमने सुनी नहीं है। 5 अगस्त के बाद सेपरेटिस्ट का तो मतलब हमने तो कहीं नहीं सुना कि वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं। हमने तो कुछ नहीं सुना, आपने शायद सुना होगा, लेकिन इस 1 साल में तो मैंने कुछ नहीं सुना। 5 अगस्त से पहले भी उनकी हिंदुस्तान के तय बड़ी नाराज़गी थी, डेमोक्रेसी को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ थी, लेकिन आज क्या आपको भी लग रहा है कि उनकी कुछ किसी बात में कोई सदाकत है या अभी भी आप वो डिफरेंस रखे हुए? वो ये तो बार बार लोगों को कह रहे थे कि दिल्ली की तरफ से हमें सिर्फ धोखा मिलेगा, और हम लोगों को कह रहे थे कि नहीं आप यकीन करिए, कम से कम इतना बड़ा धोखा तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन खा गए धोखा। तो उस हिसाब से तो मरकज़ ने जो किया उससे तो इलाहदगी पसंद लोगों की ही मतलब एजेंडा को उन्होंने मतलब उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन ही किया, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि ना मरकज़ पे हम भरोसा करेंगे, जो भी हमें मिलेगा आइन के तहत मिलेगा, आइन से बाहर हमें मिलेगा नहीं, लेकिन आइन के तहत हम हासिल करेंगे। हमें धोखा मिला। सेपरेटिस्ट कैंप, हालांकि उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर उनकी पज़िराई हो रही है, यहाँ तक कि सैयद अली शाह गिलानी को एक बड़े एजाज़ से नवाजने की भी बातें हो रही हैं। वायलेंस जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं, उमर साहब हैं, PDP है, बाकी जमातें हैं, ये काफ़ी नाखुश सेंटर से नज़र आ रहे हैं। तो क्या आपको भी लग रहा है कि इससे आपका जो कद है पॉलिटिक्स में उससे नीचा करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ के? हमारा कद मरकज़ से नहीं बनता, हमारा कद जो है दिल्ली की पार्टियों से नहीं बनेगा। हमारा कद अगर बनता है तो यहाँ के लोगों से बनता है, और हमने कभी इस तरह के इनाम जो हैं या इस तरह के अवार्ड्स जो हैं हमने ढूंढे नहीं, हमने मांगे नहीं। हम वो लोग नहीं हैं जो दिल्ली के दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं हमें पद्म भूषण या पद्म विभूषण से नवाजो। हमने जो किया है यहाँ के लोगों के लिए किया है, और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के किया है। हमने कभी ये सोच के नहीं किया कि हमें इसके बाद किसी तरह का अवार्ड मिलेगा। हमें नहीं चाहिए ये अवार्ड, बाकी रख लें, हमें ये अवार्ड्स नहीं चाहिए। हमें लोगों का प्यार और लोगों की दुआएं चाहिए, और कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की हैं, उनका मानना था कि जो 370 35A ये एक ब्रिज है बिटवीन यूनियन एंड जम्मू एंड कश्मीर, और अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो इलाक़ पर फिर असरात आते हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि जब से उन्होंने ये मूव किया उसके बाद मुकम्मल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का मरकज़ के साथ हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बाहर कर्फ्यू नज़र आ रहा है आपको? आ रहा है जी। ये इनका नया कश्मीर है। एंड अब अगर इंटीग्रेशन हुआ होता, वो जश्न कहाँ है? कहाँ है आपका 4G जनाब? इंटीग्रेशन हुआ ना, कहाँ है 4G? बाकी मुल्क में तो 4G हवाई जहाज़ की तरफ दौड़ता है, यहाँ पे तो हमें 2G के ज़रिए के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। क्या इंटीग्रेशन जनाब? मुझे दिखाइए कौन सी इंटीग्रेशन। जहाँ जहाँ आपको सूट कर गया वहाँ पे आपने हमें अलग रखा। कहीं बाकी मुल्क में आपको PSA नज़र आता है? सिर्फ जम्मू कश्मीर में PSA रखा। बाकी मुल्क में कितनी रियासतों में डिलिमिटेशन की जा रही है? हमारे यहाँ भी आईनी तौर 2026 तक डिलिमिटेशन को बंद किया गया था। क्या ज़रूरत थी कि जम्मू कश्मीर को अलहदा करके यहाँ डिलिमिटेशन कराया जाए? हमारा जो डोमिसाइल लॉ इन्होंने बनाया है, ये तो डोमिसाइल बाकी रियासतों की डोमिसाइल से ज़्यादा कमज़ोर है। मुकाबला करिए मुकाबला सिर्फ, और कहीं न तो हमारे हमसाए में हिमाचल प्रदेश है, उनका डोमिसाइल लॉ देखिए, हमारा डोमिसाइल लॉ देखिए और फ़र्क देखिए। अरे ना, चलिए आप निकले थे हमें इंटीग्रेट करने, आप तो लद्दाख को भी इंटीग्रेट नहीं कर सके।
जो 1 साल पहले लेह के लोग जो हैं जश्न मना रहे थे, आज वही लेह के लोग घबराए हुए हैं कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है। अरे ज़रा मुझे दिखाइए जो डोमिसाइल लॉ यहाँ लगा है, ज़रा लेह में लगाइए, मैं भी मान के चलूँ कि हाँ जी आप बड़े बहादुर लोग हो, बहुत हिम्मत है आप में। बीजेपी का मानना है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है सेटल हो जाएंगी। अभी ताज़ा ही ये डिसीजन लिया गया है। ताज़ा ना, 1 साल हो गया। 1 साल में मुझे दिखाइए क्या फ़र्क आया है, दिखाइए ना आप। कहीं लोगों की नाराज़गी और या गुस्से में कमी आई है, कहीं एलियनेशन में कमी आई है क्या? कोई वो नौजवान जो 2019 5 अगस्त से पहले बंदूक उठाने के लिए तैयार थे, क्या उनमें से एक भी आया आपके पास और कहा नहीं साहब अब मुझे बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था? मिलिटेंसी में कमी आई, कहाँ है आपका इन्वेस्टमेंट? आप तो कह रहे थे कि 370 नहीं रोका है यहाँ फैक्ट्रियों को और कारखानों को। कहाँ है आपकी फैक्ट्रियाँ, कहाँ है आपका टूरिज़्म? आप मरकज़ में कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में गुर्बत सिर्फ 370 के वजह से। अरे भाई साहब, इस मुल्क में सबसे कम गुर्बत अगर है तो जम्मू कश्मीर में है, और वो 370 के हवाले। क्योंकि अगर यहाँ जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन नहीं होती, यहाँ लैंड टू टिलर नहीं होता, तो फिर बताइए क्या क्या हासिल हुआ? चले मैं खामखा नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, मेरी सियासी मजबूरी है कि मैं नुक्ताचीनी करूँ, तो आप मेरी बात भूल जाइए। किसी ऑब्जेक्टिव इम्पार्शल आदमी को लाइए जिसकी सोच आज़ाद सोच हो, उनसे कहिए ना, आप बताएं जम्मू कश्मीर ने क्या हासिल किया है। बीजेपी का तो फ़र्ज़ है डंडोरा पीटना। बीजेपी को छोड़कर क्या आपको नहीं लग रहा कि मुल्क के आवाम को ये समझाने की ज़रूरत है अलग अलग मीन से, डेमोक्रेटिक वे से? काश मुल्क का आवाम ये समझने के लिए तैयार होता तो ये फैसला हमारे ऊपर ठोसा नहीं गया होता। काफ़ी डिसइंटरेस्ट है आप अभी मुल्क के तय। ना मुल्क ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि 370 आखिर बना क्यों। जम्मू कश्मीर का इल्हाक अगर बाकी मुल्क के साथ हुआ तो कैसे हुआ, किन शराइत की बुनियाद पे हुआ, मुल्क समझने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क को सिर्फ ये गोली दी गई कि जनाब आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, हम ये कानून उठाएंगे और फिर आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हो। बस उनको यही था और कुछ नहीं था। हालांकि उनमें से शायद कोई यहाँ आके ज़मीन नहीं खरीदेगा, लेकिन उनके दिल में ये बात थी कि नहीं साहब जम्मू कश्मीर को जो है अलग दिया गया है। अरे क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, वो कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, और जो समझ रहे थे उन्होंने हमारा साथ दिया। खदशात का इजहार किया जा रहा था कि अगर ये मूव हुआ, एब्रोगेशन हुआ, तो उसके बाद डेमोग्राफिक चेंज होगी। तो उमर साहब को भी ये चीज़ नज़र आ रही है फ्यूचर में? रातों रात तो डेमोग्राफिक चेंज ये कर नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो इन्होंने कदम उठाए हैं इनका इरादा वही है। नहीं तो आप मुझे बताइए, खुद राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम सवाल अगर करें और मालूम करें कि नया डोमिसाइल लॉ लगने के बाद कितने लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है और उनका मज़हब अगर देखें, तो मुझे लगता है, हालांकि मैंने नंबर देखे नहीं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 90-95% से कम नॉन मुस्लिम होंगे ही नहीं। तो हालांकि उनका मतलब उनकी सोच इस तरफ है और उनका इरादा ये है, रातों रात होगा नहीं, और अल्लाह करे कि कोई ऐसी हुकूमत यहाँ पे बने जो कि इस रियासत को एक सही डोमिसाइल लॉ दें। देखिए ना, कुछ चीज़ों का इलाज हमारे हाथ में होगा। इसलिए जब मैं स्टेटहुड और यूटी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी कुर्सी की बात नहीं करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत होगी, उस रियासत को ये इख्तियारात होगा कि वो अपना डोमिसाइल लॉ खुद बनाएं, फिर हमें मरकज़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर हम इनका जो नया डोमिसाइल लॉ है इसको रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे और एक सही डोमिसाइल लॉ इस रियासत के लिए बनाएंगे, जिस कानून के तहत हम इस साजिश को जो है रोक पाएंगे। रिसेंटली LACP लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई है चाइना और इंडिया के दरमियान, तो क्या आप समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं ऑफशूट है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का, उसका कोई जोड़ आपको लग रहा है? कई सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो इन हालात को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जिन्होंने कहा कि जो चीन ने किया उसका सीधा सीधा एक रिश्ता है 5 अगस्त 2019 के साथ। जो तकरीरें हुई, जो पार्लियामेंट में बातें हुई, जो धमकियां दी गई लद्दाख को लेके, उसका नतीजा है कि चीन ने अंदर आके जिस ज़मीन को हिंदुस्तान
अपना मानती है, वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा बैठ गए और वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की विज़ाविज़ भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के विज़ाविज़ अगर देखा जाए? 5 अगस्त के बाद क्या पाकिस्तान को डेंट करने में हिंदुस्तान कामयाब हुआ, या कि फिर पाकिस्तान को कश्मीर के रिलेटेड कश्मीर फ्रंट पर कोई पॉजिटिव जो है नोट मिला है? देखिए ना, मैंने तो कोई डेंट नहीं देखा। मुझे दिखाइए कोई ऐसा मुल्क जिसने ये कहा हो कि हम अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, या पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो हम डाउनग्रेड करेंगे। मुझे तो ऐसा कोई मुल्क नज़र नहीं आया। बल्कि अगर देखा जाए तो वक्तन फ़वक्तन बयानों के ज़रिए से हिंदुस्तान को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो अमेरिकन जो उनका पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस कहते हैं, वहाँ से जो स्टेटमेंट्स आए, वहाँ से जो रेजोल्यूशंस आए, जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वक्तन फ़वक्तन प्रेस नोट जारी हुए, जो यूरोपियन यूनियन की बातें आईं, बाकी मुल्कों ने कुछ बातें की, वो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री को ये बातें सूट कर गई होंगी। उमर साहब, वापस फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ आना चाहूँगा। ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन आपने पास किया था, आज की डेट में क्या आप उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, और क्या आप उस एजेंडे को परस्यू अभी भी करेंगे? अब अगर हम जम्मू कश्मीर को सियासी मसला समझते हैं, जो कि हम आज भी मानते हैं एक सियासी मसला है, तो फिर इसको परस्यू करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये सही है कि इसको परस्यू करने में एक बहुत बड़ा धक्का हमें पड़ा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क में ऐसे भी हुक्मरान रहे हैं जिन्होंने इसके लिए दरवाज़ा खोला था। चाहे वो नरसिम्हा राव हो, जिसकी तारीफ़ आज बीजेपी वाले भी करते हैं, मतलब कांग्रेस से ज़्यादा शायद बीजेपी वाले नरसिम्हा राव की तारीफ़ करते हैं। क्या वो नरसिम्हा राव नहीं था जिसने कहा कि शॉर्ट ऑफ आज़ादी स्काई इज़ द लिमिट? चलिए, नरसिम्हा राव साहब तो कांग्रेस के थे। बीजेपी का जो सबसे टॉलेस्ट लीडर रहा है इन सालों में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, क्या उन्होंने नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल होगा तो उसके लिए इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन 3 पहलुओं के तहत मसले का हल होगा? तो ऐसे भी लीडर आए हैं जिन्होंने इन चीज़ों के लिए दरवाज़ा खोला था। आगे अल्लाह करे कि और लीडर आएँ जो इस तरह की बात जो है कबूल करने के लिए तैयार हों। जो मौजूदा डिस्पेंशन है पूरे मुल्क के अंदर नरेंद्र मोदी की क़यादत में, इसका कितना फ्यूचर आप देख रहे हैं मुल्क की सियासत में, और मुल्क के अवाम का रिस्पांस कैसा है इस जमात? फ़िलहाल तो वही फ्यूचर है ना, फ़िलहाल तो वही फ्यूचर है। 4 साल तो रह गए हैं इस पार्लियामेंट को। 4 साल में क्या कोई लीडर पैदा होगा या तैयार होगा जो कि अगले इलेक्शन में मोदी साहब का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं कह नहीं सकता हूँ। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। देखें, लेकिन ये भी है ना, अच्छे वक्त भी नहीं रहते, बुरे वक्त भी नहीं रहते हैं ना। हमने बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं, हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव, बदलाव ये आता ही है ना। अब ये तो अल्लाह ताला का मानना है। मरकज़ के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ अच्छा जोड़ और अच्छा तालमेल रहा है, लेकिन रिसेंटली जब गुलाम नबी आज़ाद साहब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूटी के बजाय फिर स्टेटहुड देने की बात करते हैं, और ये भी मुतालबा करते हैं कि स्टेटहुड मिलने के साथ ही यहाँ पर इलेक्शन भी होने चाहिए, तो क्या आप इससे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में या उनकी पॉलिसी में कोई किसी तरह की कमी तो नहीं नज़र आई आपको? कांग्रेस की क्या पॉलिसी है वो कांग्रेस तक है, लेकिन कांग्रेस ने भी माँ सिवाय, और मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, कुछ चुने हुए लीडरों के अलावा, मुझे बताइए ना, कांग्रेस ने क्या मतलब करिश्मा किया यहाँ पे 5 अगस्त 2019 के बाद? मुझे तो ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। आमतौर पे तो हमें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर को भूल गया गया है। चलो, बयानों के ज़रिए ही। मैं तो अक्सर वहाँ डिटेंशन में ये देखता था कि दूसरे मुल्कों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ज़्यादा सख्त हैं बनिस्बत के कांग्रेस के तरफ से। और वैसे भी अगर देखा जाए ना, जिस 370 पे हमला हुआ वो तो कांग्रेस की विरासत थी ना।
कांग्रेस का फ़र्ज़ बनता था कि वो मुल्क को समझाएं कि उस 370 की ज़रूरत क्यों पड़ी, किन हालात में इल्हाक हुआ, और इस 370 को खोखला करने का या कमज़ोर करने का इस मुल्क के ऊपर कितना नुकसान होगा। कांग्रेस का फ़र्ज़ बनता था ये समझाना, नहीं किया उन्होंने। आखिर पर चूंकि वक्त बहुत कम है, जानना चाहूँगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि रूहुल्लाह साहब पार्टी स्पोक्समैन की हैसियत से फिर इस्तीफ़ा देते हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक तरह से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी विज़ 370 को लेकर नहीं बना पाई। क्यों ना, क्या पॉलिसी नहीं है ना? आपको क्या पॉलिसी चाहिए? जब हमने आपसे कहा कि हम इस 370 के बदलाव को मानते नहीं हैं, इससे ज़्यादा क्लियर कट पॉलिसी आपको क्या चाहिए? मैं किन अल्फाजों में आपको समझाऊं? तो बताइए ना मुझे। रूहुल्लाह साहब, नहीं, रूहुल्लाह साहब को एक मिनट छोड़ दीजिए ना। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं, आप कहते हो कि लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है ना। इससे ज़्यादा क्लियर कट क्या हो सकता है कि हम आपसे कहते हैं ना कि हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमारे साथ, इस रियासत के साथ, इस रियासत के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, और हम इस फैसले के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इसका जो है इसका इंसाफ मिलेगा। इससे ज़्यादा क्लियर कट क्या हो सकता है ना, कि हम नहीं मानते हैं, कि हम नहीं कबूल करते हैं, क्या हुआ? बाकी रूहुल्लाह साहब, उनकी अपनी मर्जी ना, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें मान के चलना होगा ना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो है, ये किसी एक फ़र्द की तंजीम नहीं है। यहाँ बहुत सारे लीडर हैं, किसी एक की राय नहीं चलेगी यहाँ पे, ना किसी एक की मनमर्जी चलेगी, ना मेरी, ना फारूक अब्दुल्ला साहब की, ना किसी और साहब की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी में खुली छूट दी जाएगी अपने साथियों को कि वो बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे एजेंडा क्या रहना चाहिए और रोड मैप क्या रहना चाहिए। उसके बाद अक्सरियत जिनकी होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तय करेगी। लेकिन किसी एक, चाहे उसका नाम जो भी हो, उसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो डिक्टेट करे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी क्या है। ना मैंने कभी ये किया है, ना मेरे वालिद साहब ने कभी ये किया है। हम इसमें आम राय बना के नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये तासुर जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सरासर गलत और झूठ है। हमारा एजेंडा बिल्कुल वाजिया है, बिल्कुल क्लियर है। हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, हम 370 के डाइल्यूशन को नहीं मानते, हम 35A का हटाना नहीं मानते, हम जो बाकी कानून यहाँ पे लागू किए गए हैं पिछले 1 साल में, हम इनको नहीं मानते। और इसके लिए जो इंसाफ हमें हासिल करना होगा, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें ये इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से हासिल होगा। हाँ, चलिए उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि जैसा कि आपने खुलम खुला ये बात कही है कि अगर जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली होगी और उसके लिए कोर्ट एक वाहिद रास्ता है, और बाकी जितने भी तरीके थे उनसे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी नामुराद ही नज़र आ रही है। फ़िलहाल हमें बहुत कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरी हिलाल हाजिर को प्रोग्राम ख़ास मुलाकात यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।